युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में की थी। भारतीय उद्योग संघ की 40वीं वर्षगांठ समारोह, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। वोकल फॉर लोकल अभियान पर दिया गया जोर। विक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर कार्यक्रम आयोजित, सीएम पत्नी गीता धामी ने की शिरकत। फ्लो ट्रेड फेयर और आर्टिजन हाट के 9वें संस्करण शुभारंभ। त्योहारी सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस ने बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस ने लोगों के साथ की गोष्ठी। गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस अव्वल, आईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया बेहतर प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में की प्रेस वार्ता। केंद्र और राज्य सरकार 31 अक्टूबर को एकता मार्च के रूप में मनाएंगी वल्लभ भाई पटेल जयंती। माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवा कर सकते हैं प्रतिभाग। पहले चरण के लिए 6 अक्टूबर से माय भारत पोर्टल पर प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। द्वितीय चरण 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 13 जनपदों में निकाला जाएगा एकता मार्च। 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर होगी पदयात्रा। तीसरे चरण यात्रा का समापन 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। गुजरात में 152 किलोमीटर की होगी पदयात्रा। विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, वर्ष 2025। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है और उस जन्म दिवस को भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरे देश भर में और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में एकता मार्च के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके निमित्त प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पदयात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया रील की प्रतियोगिता है वो करेंगे, निबंध लेखन करेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। और चूंकि ये ओपन एंट्री है तो यहाँ पर संख्या कोई सीमित नहीं है, संख्या असीमित है, जितने लोग चाहें। और एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही एज वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी स्कूल भी कर सकते हैं। दूसरा चरण जो है वह स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो इस दूसरे चरण में हम लोग राज्य स्तर पर हमारे जो 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों में हम लोग एकता मार्च हम लोग निकालेंगे और ये एकता मार्च जो है वो 3 दिन की होगी। यह यात्रा जो है वो 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। हरिद्वार में भारतीय उद्योग संघ की 40वीं वर्षगांठ और हरिद्वार चैप्टर के सफल 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ है और इस दौरान जो है उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक आदेश चौहान, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो वहीं भारतीय उद्योग संघ हरिद्वार चैप्टर के प्रतिनिधि दिनेश अग्रवाल ने बताया कि संगठन का प्राथमिक उद्देश्य उद्यमियों को जागरूक करना है और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराना है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि सरकारी नीतियां अक्सर छोटे उद्यमियों के पास आसानी से नहीं पहुंच पाती। ऐसे में भारतीय उद्योग संघ इन सरकारी योजनाओं और सभी उद्यमियों के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करता है।
जो भारतीय उद्योग संघ ये हमारा है IIA, काम ही सिर्फ उद्यमियों को जागरूक करना है, अवेयरनेस करना है। क्योंकि क्या है कि सरकार की नीतियां जितनी भी होती हैं, हम सब लोगों तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। हाँ, सरोवर पोर्टिको में IIA का 40वां वर्षगांठ हमने यहाँ पे मनाया है और उत्तराखंड हरिद्वार की ये पहली वर्षगांठ थी। यहाँ पे आज हमने सब इकट्ठा होके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो MSME प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कि भाई इनको बढ़ाओ, इनको बड़ा बनाओ और महिलाओं को एम्पावरमेंट दो, तो उन सबको याद करके उन पे चलते हुए आज ये यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है और इसमें हमें बड़ी जानकारी मिली है आपस में एक दूसरे से अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम अपने भारत को भी आगे बढ़ा सकें। और ये एक GDP का और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है MSME द्वारा बिजनेस किया हुआ, बहुत एक अहम पार्ट करता है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर कार्यक्रम में CM धामी की पत्नी गीता धामी ने शिरकत की है। फ्लो ट्रेड फेयर और आर्टिजन हाट में 9वें संस्करण का शुभारंभ किया। शानदार कार्यक्रम के लिए फिक्की फ्लो का जताया आभार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बेहतरीन प्लेटफॉर्म गीता धामी की तरफ से कहा गया, जहां पर महिला उद्यमियों, शिल्पकारों और स्थानीय व्यवसायों को बड़ा मंच मिला। अपनी योग्यताएं और परिश्रम से निखर रही महिलाएं देश और प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। महिलाओं की कला बेहतरीन, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को मिल रहा बेहतरीन स्थान। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की देश भर में मांग बढ़ रही है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल रहा है। महिलाएं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। गीता धामी ने वोकल फॉर लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। और फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर के द्वारा जो ये यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सुंदर और मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारी महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जो आर्टिसंस हैं, यहाँ एक उचित माध्यम उनको मिला है। और जितने भी हमारे प्रदेश और देश भर की महिलाएं हैं, आज हम सभी लोग कह सकते हैं कि वे अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं से निखर करके आ रही हैं, चाहे घर गृहस्थी हो या फिर हर तरह से इस प्रदेश को आर्थिकी रूप से भी मजबूत करने का काम कर रही हैं, इस देश को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हर जगह हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के आगे देख रहे हैं और बहुत सुंदर जो उनकी कारीगरी है, जो उनकी योग्यता है, उनके द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद हैं। आज सरकार हो या हमारी संस्थाएं हो, सब मिलकर के उनको सहयोग कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि ये सभी महिलाएं औरों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत हैं, जो अनेकों स्थान से आई हुई हैं। और हमारे इंटीरियर एरियाज की लेडीज भी जो है आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं कि उनके द्वारा जो हस्तनिर्मित उत्पाद हैं वो अपनी एक पहचान बना रही हैं। मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। फिक्की फ्लो के द्वारा ये आयोजन करना वाकई जो है उनके लिए एक बड़ा सहयोग देना है। आज आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, तो हमें हमारी जो जरूरतें हैं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही स्थान में हम लोग उत्पादों को निर्मित कर रहे हैं और अपना जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने हरिद्वार जनपद में क्षेत्रवासियों को दवाइयों के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सिरप या फिर दवाई न दें, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अनीता भारती ने बताया कि गलत दवाइयों का सेवन लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेकर ही बच्चों को जो है दवाई दें और केवल वैध जो है प्रिस्क्रिप्शंस पर ही दवा खरीदें।
बता दें कि हाल ही में अन्य राज्यों में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के संबंध में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने आमजन से यह अपील की है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि इस संबंध में हरिद्वार में भी दवाखानों में छापेमारी की जा रही है। अभी तक 22 सैंपल लिए गए हैं। अभिभावकों से और सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो है कोई भी दवा जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ली जाए। और कई लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप ले लेते हैं, डॉक्टर उन्हें दे देता है, तो बच्चों को 4 दिन दवाई पिलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि दवाई को बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवा देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो 5 दिन की 3 दिन की जिस तरीके से देता है वो उतनी डोज पिलाने के बाद उसको फेंक दें, ना कि उसे रखने के बाद जो है फिर दोबारा से रिपीट करें। क्योंकि जो भी कफ सिरप होते हैं उनमें शुगर होता है, सॉल्वेंट होता है, तो उसमें जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के पूर्ण चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में जो है उसमें कुछ भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और कुछ फंगस हो जाएगा, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें सभी को जो है ये चीज जरूरी जाननी है कि कोई भी कफ सिरप रखा हुआ नहीं यूज करना है, उससे फेंक देना है। बस निर्धारित पीरियड के लिए ही उसको यूज करना है। उधर थाना दन्या ने जो है आम जनमानस को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले पैंतरों के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि पुलिस टीम ने आमजन को साइबर अपराधों के बचाव के लिए जागरूक करते हुए बताया कि वर्तमान समय में डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध की घटनाएं अधिक घटित हो रही हैं। साइबर ठगों द्वारा सरकारी अधिकारी या पुलिस या फिर सीबीआई, ईडी बनकर लोगों को फोन पर डरा धमका रहे हैं और कहते हैं कि उनका नाम किसी अपराध में आया है, फिर वे व्यक्ति से कहते हैं कि उन्हें डिजिटल तरीके से हिरासत में रखा जा रहा है और तब तक मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा ऑन रखना जब तक जो है जांच पूरी न हो जाए, कहकर अपने झांसे में लेकर अपराध करते हैं। और उपस्थित जनमानस को बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पुलिस कभी भी जो है फोन, वीडियो कॉल से जो है किसी को अरेस्ट नहीं करती। साथ ही किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, ऐप या स्क्रीन शेयरिंग बिल्कुल न करें, किसी अजनबी को जो है आधार, पेन और ओटीपी बैंक डिजिटल न दें और बैंक डिटेल्स के साथ साथ इस तरह की घटनाएं घटित होने पर नजदीकी थाने या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत सूचना दें। प्रत्येक नागरिक को सजग और सतर्क रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति, नवीन कानून, यातायात नियम और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। क्या होता है, अब आप लोगों को कोई अननोन व्यक्ति फोन करता है या आप फेसबुक में या आप लोगों को कोई इस तरह की जॉब निभावनी देने को बताता है, इस समय जिसको जानकारी नहीं है वो इन सब चीजों के साधन में आ जाते हैं। ठीक है, और जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि अपना जो भी अकाउंट में पैसा है, आपकी 10,000, 20,000, 15,000 रुपए, उनकी बातें यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या होता है, बाद में पता चलता है कि ये कोई अननोन व्यक्ति था, साइबर फ्रॉड था, उसने पैसे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30%
क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच जो है बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां पर त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। थाना सिडकुल पुलिस ने लोगों के साथ की गोष्ठी। कोतवाली, ज्वालापुर और कोतवाली नगर पुलिस ने पैदल मार्च किया। ज्वेलरी शॉप और संदिग्धों की पुलिस ने पड़ताल की। पुलिस की आमजन से अपील, शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं, अफवाहों से दूर रहें, किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन कराएं। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत। शांति और सुरक्षा में बने पुलिस के सहभागी। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के विजन को टीम की ओर से अंतर्गत आर्यनगर रोड नियर पंत पार्क स्थित माता गर्जिया मेडिकल स्टोर पर संयुक्त छापा मारा है। जैसा आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई। वैध अभिलेख बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। औषधि नियंत्रक विभाग भी जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहा है। आईजी मैडम कुमाऊं रेंज और सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज काशीपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें माता गर्जिया मेडिकल स्टोर पे चेकिंग करने पे मन प्रभावी औषधियों का भंडारण पाया, जिसके संबंध में फर्म स्वामी से बिल मांगा गया। मौके पे बिल प्रस्तुत न कर पाने पे इन पे एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है, आपको बताएंगे। उधर एसएसपी प्रमेंद्र डोवाल के निर्देशानुसार हरिद्वार पुलिस द्वारा नशा मुक्त साइबर अपराध उन्मूलन और यातायात नियमों के संबंध में जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एसएसपी ने सभी प्रभारियों को जो है अपने थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत नशा मुक्त अभियान, साइबर अपराधों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। एसएसपी के निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर हरिद्वार में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं को लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव, नशे की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। और इस कार्यक्रम में लगभग 150 विद्यार्थी और अध्यापकगण उपस्थित रहे। तो वहीं पुलिस टीम ने कहा कि कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगा। उधर शहर में दुष्कर्म पीड़िता 8 वर्षीय बालिका की पहचान कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर उजागर कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता के घर जाकर बालिका और उसके परिजनों के चेहरे भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए हैं। लोग भी जो है सोशल मीडिया पर पहचान उजागर करने वाली वीडियो को तेजी से वायरल कर रहे हैं।
पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने जो है पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले अज्ञातों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अज्ञातों की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट बीएनएस में पीड़िता की पहचान मीडिया के माध्यम से उजागर करना दंडनीय अपराध है, लेकिन कुछ लोगों ने ऋषिकेश में पीड़िता के घर जाकर पीड़िता और उसके परिजनों का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस कृत्य करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह ने बताया कि जिनकी तरफ से जो है भी उक्त प्रकरण के पोस्ट को फॉरवर्ड या शेयर किया जा रहा है वह उसको डिलीट कर दें, अन्यथा ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उधर बीते दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में पुलिस के बेहतर प्रदर्शन की बात कही है। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने भी जो है राज्य में बच्चों के गुमशुदा होने और रिकवरी को लेकर कहा कि इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट आने से पूर्व ही पुलिस से सवाल किया था, जिसके बाद जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें बताया गया कि गुमशुदा बच्चों में अधिकतर वे बच्चे भी शामिल हैं जो वास्तव में गुमशुदा नहीं थे, बल्कि किसी कारण से बिना बताए कहीं घूमने निकल गए थे। लेकिन कुछ घटनाओं में ही जो है उन्हें ढूंढकर वापस घर भेजा गया, जिसके चलते ही संख्या में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में जो है उत्तराखंड पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के लड़के एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, पर क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये एनसीआरबी के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तु स्थिति नहीं है। देहरादून निवासी फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान ने जो अपनी मखमली आवाज और शानदार अभिनय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वह कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। उत्तराखंड के लोकगीतों और जो है जौनसारी गानों के बाद बॉलीवुड गीतों में भी अभिनव सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभिनव चौहान के पिता केएस चौहान सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केएस चौहान उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान का सयारा फिल्म की यह गीत। से दुनिया बसा लूं मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। यादों की तारे
खो ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, तो लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।